जी हाँ दोस्तों, आखिर पैसों के फेर में कैसे फंस गए बागी गुट के लीडर ऋतुव्रत बैनर्जी और शाह को जो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए थी, कैसे वो हड़बड़ाहट में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ उन्होंने ईडी भेज करके कर दी। लेकिन ममता बनर्जी ने वो कौन सा दांव चला जिसके बुनियाद पर बागियों की बिसात, पार्टी छीनने, चुनाव चिन्ह छीनने, सब कुछ पलट गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों 7 जुलाई को कुछ ऐसा घटा जिसने ममता बनर्जी की जीत को सुनिश्चित कर दिया और जिसने ये दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा न सिर्फ हड़बड़ाया हुआ है बल्कि बौखलाहट में एक के बाद एक गलती करता जा रहा है। सबसे पहले आपको इस वक्त ताज़ा अपडेट ये दूं दोस्तों कि चुनाव आयोग से बागी गुट ने एक बार फिर से और ज़्यादा टाइम मांग लिया दस्तावेज, तथ्य और फैक्ट जमा करने के लिए, जिसमें चुनाव आयोग ने उनसे मांगा था कि अगर आप असली टीएमसी हैं, चुनाव चिन्ह चाहते हैं, पार्टी का नाम चाहते हैं, तो लाइए ये सारे दस्तावेज, अपने सबूत जो आपके पक्ष में जाते हों। अब दोस्तों अगर इनके पास कुछ हो तब तो ना दें, आज फिर से जाकर के 7 जुलाई को और वक्त मांग लें। इस पर विस्तार से मेरा अगला शो देखिए दोस्तों। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में मैंने आपको कल बताया था कि टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर के घमासान के बीच ममता बनर्जी गुट ने दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचकर ऐसे दस्तावेज और तथ्य पेश किए थे जिससे बागियों में खलबली मच गई थी। ममता गुट के वफादार सांसद कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, जिन्होंने चुनाव आयोग में जाकर के एक एक करके वो दस्तावेज जो देश के कानूनी विद्वानों से समझने के बाद तैयार किए थे, और ऐसे दस्तावेज और फैक्ट सबूत जिसे चुनाव आयोग चाहकर भी नहीं खारिज कर सकता। ममता बनर्जी का कैंप और कानूनी जानकार और विद्वान बागियों के दावों को खोखला बता रहे हैं। ममता बनर्जी के गुट के लिए एक बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं। कानूनी विद्वान क्या कहते हैं, उनका बयान आपको सुनवाता हूं। भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून 1952 के तहत ममता गुट की दलीलें कहीं ज्यादा मजबूत, उनके दस्तावेज, उनके तथ्य कहीं ज्यादा मजबूत। ममता गुट ने जो दस्तावेज दिए उससे उनका पलड़ा भारी है। आपने पार्टी तोड़ी, आपने अलग गुट बनाया, 58-60 विधायकों को लेकर अलग हो गए, आप तो सारी तैयारियां करके आए थे। अब दोस्तों ममता ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव चिन्ह मैंने ही दिया था, मुझे से छीन रहे हो। 2026 के चुनाव में आपके नामांकन पर मैंने हस्ताक्षर किए थे। चुनाव के 2 महीने के भीतर ही आप गद्दार कैसे बन गए भाई? इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। आप अभी बीजेपी के साथ हैं, जो ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि टीएमसी की विचारधारा बीजेपी के विरोध है। मगर दोस्तों इस बीच में कैसे अभिषेक के पीछे शाह ने ईडी सीबीआई को लगा दिया, वो भी आपको बता देता हूं। फिर आपको ममता के मास्टर स्ट्रोक के बारे में, जिससे बागियों के लिए एक बड़ा झटका और शाह के लिए भी। और वैसे भी दोस्तों पार्टी पर कब्जा, पार्टी का नाम, निशान, चुनाव चिन्ह, बैंक बैलेंस, इस पर कब्जे के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें पार्टी का संविधान क्या कहता है, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और उस आइडियोलॉजी को वो गुट क्या फॉलो कर रहा है। अभी जो बागी हैं, एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म की, टीएमसी की, क्या उसको लोग फॉलो कर रहे हो तो बीजेपी के साथ में ये भी देखा जाता है, सिर्फ 2/3 सांसद बहुमत से नहीं। खैर अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूं ममता ने और क्या किया, लेकिन इस बीच में कैसे, किस अंदाज में, किस तरीके से बैंक खातों को लेकर के जो कुछ हंगामा चल रहा है, क्योंकि टीएमसी के बैंक खातों पर जिसमें हजारों करोड़ रुपए हैं, जिसको लेकर के बागी गुट जबान लपलपाए हुए बढ़ा देख रहा है, जाहिर तौर पर दिल्ली का संकेत भी है। टीएमसी के बैंक खातों और चुनावी चंदे में मचे घमासान के बीच में क्या किया शाह ने, उनको लगा कि साहब पार्टी जा रही है, चुनाव चिन्ह जा रहा है, नाम भी जा रहा है। अब इस बीच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को एक कार्रवाई के तौर पर असाइनमेंट सौंप करके भेज दिया। अलग अलग टीमें कोलकाता और उसके आसपास सॉल्ट लेक, राजरहाट और राधा बाजार समेत 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी के अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को साथ लेकर के एक चार्टर्ड एविएशन कंपनी के डायरेक्टर के घर और दफ्तर को खंगाल रहे। पूरा मामला टीएमसी के खातों में हुए संदिग्ध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। वो कहते हैं ना, कहावत है ना, भागते भूख की लंगोटी से ही, तो दरअसल यही कहावत दिल्ली पर लागू हो रही है। दोस्तों किस तरीके से ईडी की टीमें सबसे पहले केयरवेल एविएशन नाम की कंपनी के निदेशक के घर पहुंची। दोस्तों चूंकि उस चार्टर्ड प्लेन का, हेलीकॉप्टर का प्रयोग अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी करती रही हैं, तो अब
उनके यहाँ भी ईडी पहुंच गई। कहा जा रहा है कि इस कंपनी का प्राइवेट विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी के अन्य बड़े नेता दौरों के लिए करते हैं। सॉल्ट लेक में रहने वाले कंपनी के 2 निदेशक पवन जाजू और राजेश जाजू के घर पर टीम मौजूद है। उनमें बंद कमरे में पूछताछ लगातार की जा रही थी। इसके साथ ही राजारहाट और राधा बाजार स्थित केरवेल एविएशन के दफ्तरों पर भी छापेमारी। जांच के मुख्य केंद्र यह है कि क्या नेताओं के लिए बुक होने वाले इन महंगे चार्टर्ड विमानों का भुगतान टीएमसी के उन्हीं खातों से किया जा रहा था जिन्हें लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल टीएमसी के इन बैंक खातों को लेकर विवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराया और ये कहा कि पार्टी पर तो कब्जा लेना ही है, बैंक खातों में पैसे भी चाहिए। शुभेंदु और ऋतभरत बैनर्जी इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया शुरू करने लगे, एक्सरसाइज करने लगे। दोस्तों, जिस वक्त पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने खुद बैंक अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी, इस चिट्ठी में उन्होंने खुद को पार्टी का अधिकृत कोषाध्यक्ष बताते हुए इन खातों में और यहां से होने वाले लेन देन पर रोक लगाने और इन्हें फ्रीज करने का अनुरोध किया था, जबकि उन्हें ममता बनर्जी ने पहले हटा दिया था। बावजूद इसके अलावा साइबर क्राइम ब्रांच में वित्तीय गबन को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी, और उसके बाद से ही खाते केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आए थे। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब आया जब जयनगर से भाजपा विधायक ने निजी बैंक के 3 खातों में भारी गड़बड़ी संदिग्ध लेन देन का आरोप लगाते हुए विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया था कि इन खातों के जरिए बड़े पैमानों पर मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है और इसी आधार पर पुलिस ने बैंक को पत्र लिख करके 3 खातों को तुरंत फ्रीज करवा दिया था, जिसकी कड़ियां जोड़ते हुए अब ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। अब आप सोचिए, एक पार्टी, उसका आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल बैंक अकाउंट और जो सब कुछ सरकार के पास में है, सामने है, किसने पैसे कितने दिए, कहां से हुआ, ईडी वहां जा रही है। वो अयोध्या, राम मंदिर, चंदा चोरों के यहां ईडी नहीं पहुंच रही है, जहां पर हजारों करोड़ का गबन हुआ है। आप तो देख ही रहे। अब दोस्तों, बागी ऋतभरत बनर्जी ने इस पूरे विवाद पर उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के चार्टर्ड फ्लाइट के लिए जो मोटी रकम पानी की तरह बहाएगी वो इसी फंड से निकली थी। लेकिन उनको डर क्या है कि हमारे लिए साबित कर पाना नामुमकिन है कि इस खाते में जमा किया गया करोड़ों रुपया किसी घोटाले, डकैती, जबरन वसूली या भ्रष्टाचार की कमाई का हिस्सा नहीं है। साफ दिख रहा है कि वीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स का लाखों करोड़ का किराया इसी संदिग्ध पैसे से चुकाया जा रहा था। फिलहाल ईडी की टीम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने में लगी है, जिससे आने वाले दिनों में टीएमसी के लिए कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ेंगी। इस बीच ममता ने बीजेपी के खेमे में जाने वाले नेताओं को एक बार फिर से प्रहार करते हुए, गद्दार बोलते हुए कहा कि गद्दार बीजेपी की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। उनसे कहूँगी सीधे जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाएं और फिर अपनी राजनीतिक हैसियत को देखें। लेकिन एक और बात उन्होंने कही जो मैंने आपको कल भी बताया था, याद रखना, मैं अभी भी जिंदा हूं, पार्टी का चुनाव चिन्ह जाने नहीं दूंगी। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो आपको मुझे मारना होगा। आपने मुझ पर, महुआ पर, अभिषेक पर, दूसरों पर हमले किए। बंगाल में नया कल्चर देखकर दुख होता है। बच्चों को मिड डे मील में अंडे नहीं मिलते और अंडे लेकर के हमारे नेताओं पर फेंका जाते। मैं उन लोगों को दोष नहीं दूंगी जो पार्टी से अलग हो रहे हैं। मुझे पता है उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं बीजेपी के सामने झुकूंगी नहीं। मेरी पार्टी किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। ममता बनर्जी के वफादार माने जाने वाले नेताओं में उन्होंने जाकर के चुनाव आयोग को बताया कि असली टीएमसी वही हैं। कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष ने आयोग को वो तमाम दस्तावेज दिए जो उनकी दावेदारी को पुख्ता करते हैं। ममता खेमे ने दलील दी कि पार्टी के गठन के समय से ही ममता बनर्जी चेयरपर्सन रही हैं, पार्टी के असली मार्गदर्शक हैं, टीएमसी को खड़ा किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी के आशीर्वाद से ही नेताओं को मिलता है। उनकी दलीलें कानूनी तार्किक रूप से बिल्कुल सही हैं। आयोग से उन्हें पूरी उम्मीद है कि दस्तावेज के आधार पर वो उनके साथ न्याय करेगा। अब दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में एक दिन गुजरने के बाद जिस तरीके से बागी गुट ने फिर से चुनाव आयोग के सामने लाचारगी जाहिर की है कि हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम लेकर आएंगे, दस्तावेज जमा करेंगे, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आगे क्या? इंतज़ार कीजिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कड़ियों को जोड़कर ज़रूर लिखें।